नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न हैं। और ये 10 प्रश्न दोस्तों मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पर आपको दिया था और आपको बोला था कि आपको ये टेस्ट लगाना है और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, ओस्मियम, लिथियम या मरकरी। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। किसको कहा जाता है? मरकरी को। ये वही मरकरी है दोस्तों जिसे हम पारा भी कहते हैं और Hg मतलब हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था और आज फिर आपको रिपीट बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, द्रव धातु तो पारा होती है। अगर द्रव अधातु की बात हो दोस्तों तो आपको पता होगा ब्रोमीन होती है और जिसे हम Br से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको ये जानना भी जरूरी है, ये जो कोबाल्ट लिखा है ना, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये दोस्तों याद रखना विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये ओस्मियम जो लिखा है, याद रखना ये सबसे भारी धातु है। क्या है? सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। और लिथियम दोस्तों याद रखना सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, ओस्मियम सबसे भारी धातु, लिथियम सबसे हल्की धातु, कोबाल्ट कहां पर? विटामिन B12 में पाया जाता है। और मरकरी दोस्तों याद रखना इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और एक धातु है। और यदि हमसे पूछे कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो ब्रोमीन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब दोस्तों गलत है। ठीक है, तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरीन कार्बन के अपर रूप है। बिल्कुल सही दोस्तों, याद रखना हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन ये तीनों दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, मैंने कल ही पढ़ाया था, तो याद रखना दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग मंदक व स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, और स्नेहक मतलब दोस्तों लुब्रिकेंट। ठीक है, जो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है ना, तो उसमें लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों तीसरा वाला कथन भी सत्य है। हीरा, ग्रेफाइट तथा चारकोल कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं। तो याद रखना दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय रूप है, लेकिन चारकोल जो है दोस्तों क्रिस्टलीय रूप नहीं है। इसलिए जो चौथा कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये गलत कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और याद रखना है, मैं बता चुका हूं आपको कल कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, लेकिन याद रखना दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का चालक मतलब सुचालक होता है। ठीक, लेकिन हीरा जो होता है ना, हीरा जो होता है ये कुचालक होता है। क्या होता है? हीरा कुचालक होता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है कांच को काटने के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कल मैंने बताया था कि हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुमेलित को पहचानिए। यहाँ भी दोस्तों हमें क्या करना है? जो जोड़ा सही नहीं है उसकी हमको क्या करना है? पहचान करना है। ठीक है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है क्या? बिल्कुल, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। खट्टा दूध मतलब दही, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, है ना। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है क्या? तो मैलिक अम्ल भी सेब में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अग्नाशय में पाया जाता है क्या? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl दोस्तों अग्नाशय में नहीं, ये बल्कि अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, या HCl। अच्छा, ये HCl करता क्या है? तो याद रखना दोस्तों HCl जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? HCl प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको और बहुत सारी चीजें, जैसे मान के चलिए आपने सिरका सुना होगा। ठीक है, मैंने एक बताया था जिसमें दोस्तों आपको सारे जो अम्ल वाला वीडियो है, ठीक है, कौन सा अम्ल है, कौन से पदार्थ में पाया जाता है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। एक अम्ल वाला, एक विटामिन वाला, ठीक है, एक बीमारी वाला। ये इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों जो आने की संभावना इजी रहती है। ठीक है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन इनको माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है असत्य को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 4 है असत्य को पहचानिए बोल रहा है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो बिल्कुल सही। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। काटेंगे दोस्तों इसको तो 6 से काटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब 1:2:1 का अनुपात होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है ना।
इसके बाद दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है क्या? बिल्कुल होता है। ओजोन परत मतलब O3, ठीक है। जो ओजोन परत होती है दोस्तों कहाँ पाई जाती है आपको पता है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, करती क्या है ये? तो परावैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। अगर परावैंगनी किरणें दोस्तों हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगी तो हमें क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, जो त्वचा का कैंसर होता है वो होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इसलिए दोस्तों 16 सितंबर को क्या है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये आपसे पूछ ले कि ओजोन की जो सांद्रता है उसको किससे नापते हैं? तो याद रखना दोस्तों, डाबसन से नापते हैं। किससे नापते हैं? डाबसन से नापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सत्य है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। यूरिया का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण 1828 में सर फैंडिंग बेटिंग ने किया था। तो ये कथन जो है दोस्तों थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरिया का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण 1828 में तो हुआ था, लेकिन सर फैंडिंग बेटिंग ने नहीं किया था। किसने किया था? होलर ने किया था। किसने किया था? होलर ने किया था। होलर ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो यूरिया है ना, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है। क्या था? पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। NH2CO NH2 याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो लिखे हुए हैं दोस्तों सर फैंडिंग बेटिंग, इन्होंने क्या किया था? तो सर इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन ये वही है दोस्तों जो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, चौथा कथन लिखा हुआ है मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में हथियार के रूप में किया गया था। तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है। मस्टर्ड गैस का उपयोग दोस्तों याद रखना प्रथम विश्व युद्ध में हथियार के रूप में किया गया था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यह चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का यूरेनियम 235, ठीक है। जो यूरेनियम 235 होता है दोस्तों, इसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन 14 होता है ना दोस्तों, इसका उपयोग जीवाश्म की आयु, क्या होता है? जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं दोस्तों, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, कार्बन 14 जीवाश्म के लिए, यूरेनियम 235 दोस्तों इसके लिए चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो कोबाल्ट 60 जो लिखा है दोस्तों, इसका आपको मैंने कल भी बताया था, कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आयोडीन 31 दोस्तों आपको पता होगा, ये घेंगा रोग, ठीक है। घेंगा रोग जो होता है दोस्तों थायरोक्सिन, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। तो उसके लिए दोस्तों घेंगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कमेंट करके बताना, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। और एक और बता दो दोस्तों कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आदर्श गैस समीकरण को प्रदर्शित करती है? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Pb = nRT जो है दोस्तों, ये आदर्श गैस समीकरण होता है, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है E = mc²। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, आइंस्टीन का समीकरण होता है, ठीक है। E यहाँ एनर्जी होती है, m द्रव्यमान होता है, और C क्या होता है? लाइट का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है, जिसका वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कल मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों Ke = 1/2 mv² लिखा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल आते हैं। ये Ke = 1/2 mv² लिखा ना, गतिज ऊर्जा, यहाँ से साइंस के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। चलिए, हम मैं भी न्यूमेरिकल का मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, है ना, उनका भी वीडियो आपको दे दूंगा, है ना। तीसरा है दोस्तों Pb = nRT, तो ये आदर्श का समीकरण होता है। और F = ma, F = ma दोस्तों, मतलब ये तो न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया। F मतलब क्या होता है? बल मतलब फोर्स, और ma मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नाभिकीय रिएक्टर कर्नाटक में स्थित है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि ये जीके का क्वेश्चन है। क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर शब्द कहाँ का है? साइंस का है, ठीक है। तो साइंस की जो NCERT है ना, उसमें ये सब लिखे रहते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है। कौन सा नाभिकीय रिएक्टर कर्नाटक में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कैगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैगा कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कलपक्कम? तमिलनाडु में, ठीक है। नरूरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यूपी में, ठीक है। और काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। याद रखना दोस्तों, कलपक्कम के अलावा एक और है कुडनकुलम। क्या है? कुडनकुलम, ठीक, कुडनकुलम, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नरूरा तो मैंने बता दिया कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात,
गुजरात और के का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। किसकी की थी? सोरेनसन ने की थी। ऑटो हन ने किसकी खोज की थी? परमाणु बम की। किसकी की थी? परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है। पैनम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी या रेडियम की खोज की थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेंडलीव जो है, आपने सुना होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी याद रखना दोस्तों, जो मेंडलीव थे ना, इन्होंने आवर्त सारणी जो दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। लेकिन जो वर्तमान में आवर्त सारणी चलती है दोस्तों, वो चलती है मोजले की। किसकी चलती है? मोजले की। और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है, मोजले की। और मेंडलीव की किस पे थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो ये पीएच स्केल लिखा है दोस्तों। पीएच स्केल आपको मैंने बताया था कि जो होता है पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक इसमें अंक अंकित होते हैं। ठीक है, बीच में 7 होता है। यदि प्यूरिफाइड वाटर मतलब शुद्ध जल होता है दोस्तों, उसका पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम होता है मान तो अम्ल होते हैं, 7 से अधिक होते हैं तो क्षार होते हैं। देखिए 7 से नीचे मतलब 0 के निकट जितने आएंगे दोस्तों ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और 14 के निकट जितने क्षार रहेंगे ये प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए अब आप मुझको क्या करिए दोस्तों, 2 चीज बताना, रक्त का पीएच मान कितना होता है और एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, जब तक आप कमेंट में नहीं लिखोगे ना, आपको यदि देखो पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, और पता होगा और लिखोगे ना दोस्तों तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है और एसिड का पीएच मान कितना होता है ये बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होते हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट देखिए, पहली बात तो अम्ल राज जो होता है दोस्तों इसको कहते हैं एक्वेरेजिया। क्या कहते हैं? एक्वेरेजिया कहते हैं। ठीक है, एक्वेरेजिया कहते हैं, है ना। देखिए अब इसके बाद याद रखना HCl होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों HCl में दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है मतलब HCl जो होता है दोस्तों 1 अनुपात में होता है, और मतलब HCl होता है दोस्तों 3 अनुपात में होता है, और HNO3 जो होता है वो 1 अनुपात में होता है। ठीक है, देखो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। HCl और HNO3 लिखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। HNO3 में 3 इधर लिखा है तो इसको इधर लिख देना और इसको इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 अनुपात 1 हो जाएगा, मतलब जिसमें 3 है वो 1 में है और जिसमें 3 नहीं है वो 3 में है। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है कि अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 3 अनुपात 1 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा है? अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हुई, ठीक है, या इतने लोग मर गए, है ना। तो देखिए शराब जो होती है, एल्कोहल जो होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक एथिल एल्कोहल होती है, कौन सी होती है? एथिल एल्कोहल, और एक होती है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो होता है दोस्तों याद रखना है इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2, और एथिल अल्कोहल में दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, तो जो एथिल अल्कोहल होती है दोस्तों ये पीने योग्य शराब होती है। वैसे तो दोस्तों देखो पीने योग्य शराब होती है मतलब अच्छी शराब होती है, शराब तो वैसे ही बहुत बेकार चीज़ होती है, लेकिन देखो एथिल अल्कोहल जो होती है जिसमें कार्बन 2 होते हैं ये पीने योग्य शराब होती है। लेकिन जो मेथिल अल्कोहल होती है दोस्तों जिसमें कार्बन 1 होता है ये जहरीली शराब होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल अल्कोहल जो होती है जहरीली शराब होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, फेरोमोन्स। आपने देखा होगा दोस्तों चींटियाँ ऐसी चलती हैं लाइन धरे, है ना, लाइन से चलती चींटी, पक्षी भी देखोगा आपने लाइन से उड़ते हैं बिल्कुल। तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ वो होता है जिसके कारण ये एक दूसरे के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? फेरोमोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब जो कीट होते हैं ना तो उनको आकर्षित करता है वो पदार्थ। ठीक है, तो उसे हम फेरोमोन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, है ना, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इसी प्रकार से हम साइंस पढ़ते रहेंगे दोस्तों। अब अंग्रेजी की बारी आ रही है, अंग्रेजी के वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, और गणित के। ठीक है, बाकी हिंदी और जीके तो मैंने आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब आपको खुद को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।